हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, इस परिवर्तित परिवेश में आप अपने आप की पढ़ाई को मिस कर रहे हैं, चिंतित होंगे अपनी पढ़ाई के बारे में और अपने विद्यालय को, अपनी क्लास को, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई की चिंता को हम दूर कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम को आप तक पहुंचाने के। और इस माध्यम में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब हम आपको पढ़ाएं तो आपको वही कक्षा वाला वातावरण, वही चिट चीज़ें, आपका ब्लैक बोर्ड, आपकी चौक, आपका डस्टर आपको दिखे। हाँ, बस आपके मित्र आपको नहीं दिख पाएंगे। तो इतना थोड़ा सा मैं समझता हूँ आप एडजस्ट करेंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करेंगे। चलिए, आज अपनी पढ़ाई को शुरू करने से पहले हाथों को करते हैं सैनिटाइज और आज की यूनिट प्रारंभ करते हैं आपकी विज्ञान की कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसके अंतर्गत जो चीजें हमें आज अध्ययन करनी है, पढ़नी है, वो होगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और अंत में आपके लिए कुछ थोड़ा सा गृह कार्य। स्टूडेंट्स, हमने अभी एक शब्द प्रयोग किया है, परिवर्तन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों को हमारी ज्ञानेंद्रियां का मतलब हमारी आंख, हमारे नाक, हमारा कान, हमारी त्वचा, हमारी जीवा, हमारे कर्ण, ये एकदम अनुभव करते हैं और इसकी सूचना हमें देते हैं। अगर हम परिवर्तनों की बात करें तो ये परिवर्तन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, जैव परिवर्तन हो सकते हैं, जैव रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस वास्तव में एक जैव रासायनिक परिवर्तन का ही तो परिणाम है। परंतु स्टूडेंट्स, आज हम जिस परिवर्तन पर फोकस करेंगे वो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अब बात आई है रासायनिक परिवर्तन की और आप कहेंगे सर आपने उससे पहले तो इतने सारे परिवर्तन बोल दिए। अब प्रश्न ये आता है कि भाई हम इतने सारे परिवर्तनों में से रासायनिक परिवर्तन को कैसे जाने, कैसे पहचाने, क्या परिभाषा बनती है, क्या विशिष्टता बनती है रासायनिक परिवर्तन की। तो चलिए बताते हैं आपको रासायनिक परिवर्तन वास्तव में कौन से परिवर्तन है। स्टूडेंट्स, हमारे आसपास अगर किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो कि उसका संगठन और रूप बदलकर कोई एक नया पदार्थ बन जाए, जो मूल पदार्थ है उसके संगठन में, उसके रूप में परिवर्तन होकर कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि भाई रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं ये परिवर्तन। आपने तो एक विशेषता ये भी पढ़ी होगी कक्षा 9 में कि भाई जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता। यानी मूल पदार्थ से यदि एक पदार्थ बन जाता है तो उस वापस नए पदार्थ से मूल पदार्थ नहीं बन पाता। तो मैं समझता हूं आपको रासायनिक परिवर्तन का एक बिंदु समझ में आया होगा कि भाई रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें किसी यौगिक पदार्थ के
परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है संगठन में परिवर्तन से। ठीक, ये बात मैं समझता हूं आपको बहुत स्पष्ट हुई होगी। चलिए अब हम अपने आसपास होने वाले कुछ परिवर्तनों पर दृष्टि डालते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम उन्हें देखते हैं, हमारे सामने से वो गुजरते हैं तो देखते हैं। जैसे आप लोहे की कोई वस्तु जब देखते हैं बहुत पुरानी पड़ी रह जाती है तो उस पर जंग लग जाता है। तो भाई लोहे पर जंग लगना एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जिस रूप में लोहा वो मूल रूप में था उससे एक नया पदार्थ बन के आ रहा है। तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि भाई लोहे में जो जंग लग के एक नया पदार्थ परिवर्तित हो गया है, एक नया पदार्थ बन गया है, तो वास्तव में ये कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आप घर में जब अंडा लेकर आते हैं और उसे उबालते हैं तो उबालने पर क्या होता है कि वो अंडा ठोस हो जाता है। तो वास्तव में अंडा जो आप लेकर आए थे और आपने उसे उबाला और उबालने से उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ वो भी वास्तव में एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आप रोज माचिस की तीली जलाते हैं, फास्फोरस उसमें जलता है, जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है और बाद में काले रंग का पदार्थ बन जाता है। तो भाई जिस रूप में माचिस की तीली थी, जब आपने उसे जलाया तो उसके बाद वो रूप उसका नहीं रहा, एक नया पदार्थ आपके पास बन के आया। तो क्या माचिस की तीली को जलाना भी रासायनिक परिवर्तन है? अगर आप इसे रासायनिक परिवर्तन की जो परिभाषा है उसकी कसौटी पर तोलेंगे तो आप पाएंगे जी हाँ, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दीपावली पर या खुशी के मौके पर आप खूब आतिशबाजी चलाते हैं, उसके अंदर से रोशनी निकलती है, आवाज निकलती है, आप खुश होते हैं। पर आप ध्यान दीजिए कि जिस रूप में जब आप उसे लाते हैं और जब आप जलाने के पश्चात उसे देखते हैं तो उसके और उसके रूप में बदलाव हो चुका होता है, एक परिवर्तन आ चुका होता है। अब जब परिवर्तन आ चुका है उसके संगठन में, उसके पदार्थ के, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जो आतिशबाजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए, वो भी वास्तव में एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कुछ रासायनिक परिवर्तन आपको बताए हैं, तो अपने दिमाग में सोचिए, अपने आसपास होने वाली उन परिवर्तनों के बारे में दृष्टि डालिए और निकालिए कि भाई ये क्या परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं? क्या ये उस परिभाषा पर, उस कसौटी पर खरे उतरते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के संबंध में बताई गई है? एक लिस्ट बनाइएगा, एक छोटा सा क्रियाकलाप करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, कि हम कुछ आज नया जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एक नई चीज देख रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हुआ कि भाई जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें एक नया पदार्थ बनता है। मैं चौक ले सकता हूं। अब रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब क्या है? भाई एक पदार्थ से संगठन में परिवर्तन होके नया पदार्थ बन गया, क्या हुआ होगा? क्या कोई क्रिया हुई है उस पदार्थ में? बिना क्रिया हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई क्रिया हुई होगी। माचिस की तीली को आपने जलाया तो उसके फास्फोरस के साथ कुछ तो क्रिया हुई है। लोहे में रखे रखे भूरे रंग का पाउडर आ गया तो उसके साथ भी किसी ना किसी पदार्थ की क्रिया तो हुई है। तो रासायनिक परिवर्तन का अर्थ ही ये है कि उसके भीतर कोई क्रिया हुई है। और विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तनों में जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि वे अभिक्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं,
एक या इन सब क्रियाओं में आप देखेंगे एक या अधिक पदार्थ मिलकर परस्पर क्रिया कर कर एक नया पदार्थ बना लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कह रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। इज दैट क्लियर? यस। तो रासायनिक क्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको ये बात निकल कर आई सामने कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ हुआ रासायनिक परिवर्तन का सीधा अर्थ है रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इस परिभाषा के अलावा भी बहुत सी चीजें हम जानेंगे, बहुत सी बातें हम जानेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, कोई पदार्थ परस्पर क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना लेता है, इसे अभिव्यक्त कैसे किया जाए, इसे बताया कैसे जाए। तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 विधियां प्रयोग में लाई गई। एक है व्याख्यान विधि, एक है शब्द समीकरण और एक है सूत्र समीकरण। ठीक, लेकिन इन तीनों को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। अभी हम कह रहे हैं कि भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या कैसे पता लगे कि भाई किसी पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या कोई विशेषता क्या है वो कि हमें पता लग जाए, हमारी ज्ञानेंद्रियां जान लें कि भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। तो इनको तो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। उससे पहले कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि भाई रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या हैं, तो देखें क्या क्या हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक, यदि किसी यौगिक या पदार्थ की अवस्था बदल जाए, अवस्थाएं तो आपने भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए जरा हम देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण। बहुत, मैं कोई अभी आगे ज्यादा गहराई में आपको नहीं लेके जाऊंगा, एक सरल सा। आप अंडा लेके आते हैं, जैसे मैंने कहा लिक्विड था, आपने उसे गर्म किया तो वो ठोस बन गया। अब वो अंडा वापस लिक्विड अवस्था में नहीं आ सकता है ना। आपके जहन में एकदम बात आई होगी मोम वाली, कि भाई मोम को गर्म करते हैं और गर्म करने पे पिघलता है, फिर ठंडा करने पे ठोस हो जाता है। लेकिन अंडे के साथ ऐसा नहीं है। तो जब हमने एग को गर्म किया तो उसकी अवस्था द्रव से ठोस अवस्था में चला गया। तो ये अवस्था परिवर्तन का एक छोटा उदाहरण, मैं पहले छोटे उदाहरण लूंगा, फिर मैं जटिलता की तरफ आपकी तरफ आऊंगा। छोटे उदाहरण से मेरा तात्पर्य है कि जो आप देखते हैं तो अवस्था बदल जाती है। अवस्था बदलने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गई है भाई। रंग में परिवर्तन, पदार्थ का रंग बदल जाए। और भी उदाहरण आप देखेंगे, एक सिंपल सा है, लोहे का रंग कैसा होता है, और जब उसके ऊपर जंग लग जाता है तो लाल भूरे रंग का एक रस्टी पदार्थ बन के आ जाता है। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई?
ऊष्मा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ऊष्मा में परिवर्तन हो सकता है। घरों में आप जब कली करते हैं चूना, तो चूना लेकर आते हैं, उसे जब आप बर्तन में गर्म करते हैं, बर्तन में डालकर और पानी उसमें डालते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर में बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ऊष्मा उसमें से निकल जाती है। ऊष्मा में परिवर्तन आया है। जब होता ठंडा था, अब ये बहुत गर्म हो चुका है। तो ऊष्मा में परिवर्तन होने का मतलब भी है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। गैस का निकलना, गैस का उत्सर्जन या गैस का निकलना, गैस निकलने लगे। अब गैस किसी पदार्थ में से निकलती है, तो गैस का निकलना भी क्या कहलाता है? एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत करता है। चलिए, गैस में निकलने का एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। लॉकडाउन है तो घर पे ही मैंने एक आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा तैयार किया है, करते हैं, उसे देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। पहले मैं पंखा ऑफ कर, चलिए करते हैं। ये मैंने कैसे करते हैं देखें। ये एक गिलास लिया है, छोटा गिलास है कांच का, और ये मेरे पास है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। हाँ जी, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा है। और इस बेकिंग सोडे का आधा चम्मच, ये लीजिए आधा चम्मच, मैं इस गिलास के अंदर डाला। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या होने जा रहा है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास पड़ा है सिरका, सिरका है। तो सोचा कि आपको गैस इवॉल्व करने का, जब गैस निकलती है तो देखिए कैसा लगता है। तो मैं कर रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट को आपके साथ। ये है इसके अंदर बेकिंग सोडा और ये मेरे पास है सिरका। तो चलिए डालकर देखते हैं। और ध्यान रखें, आप नजर रखें, मैं उंगली थोड़ी नीचे करता हूं जिससे आपको दिखे। ये रही मेरी उंगली, और आपको जो परिवर्तन है वो साफ दिखाई दे। ऐसे मैं लेता हूं इसे, ये देखिए, आप देख रहे हैं, आपने देखा कि एक गैस इसके अंदर से निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है भाई? ये गैस निकली है इसमें से। अब देखें कौन सी गैस निकल रही है। इसे सोचने वाली बात है भाई, कौन सी गैस निकल रही है ना? तो चलिए देखते हैं क्या पता कर सकते हैं हम, कौन सी गैस भाई इसमें से निकल रही है। सिर्फ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अब मैंने एक तिल्ली जला ली है अपने हाथ, ठीक। और स्टूडेंट्स, तिल्ली मेरे इस हाथ में है अभी। जरा मुझे एक स्टूडेंट्स की जरूरत थी, लेकिन मैं अकेले ही कर रहा हूँ ये काम। ये देखिए, और ये देखो तिल्ली फुज के, इसमें से जो गैस निकल रही है वो तिल्ली को क्या कर रही है? बुझा रही है। ये देखिए, तिल्ली बुझ जा रही। इट मीन्स इसके अंदर कोई ऐसी गैस निकल रही है भाई। जब हमने सिरके में और खाने के सोडे को मिलाया आपस में, तो एक गैस निकली। तो गैस का निकलना भी इसका ये बता रहा है कि इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए, तो ये तो हमारी कुछ विशेषताएं आई कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, ऊष्मा में परिवर्तन आ सकता है, गैस निकल सकती है। ठीक, तो जब भी कोई इनमें से कोई भी एक काम, ये सारे काम एक साथ नहीं समझे आपकी, सारे काम एक साथ होने चाहिए, नहीं, कोई भी एक गुण आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए, अब हम आते हैं उसी बात के ऊपर जो हम इससे पहले लेकर चले थे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया जो हो गई है उसे व्यक्त कैसे किया जाए। व्यक्त करने, अभी जैसे मैंने बताया, एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपके करके बताया कि भाई ये हुई है रासायनिक अभिक्रिया, इसे व्यक्त कैसा किया जाए। अब हमने बताया कि इसके अंदर से जब हम माचिस की तीली लेके जाते हैं, गैस निकलती है, इस गैस से आग बुझ जाती है, यानी ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो आग को बुझा देती है। अब आग को बुझाने से मुझे याद आया, अब आप ये सोच सकते हैं
कि भाई क्या इस अभिक्रिया का उपयोग आप कर सकते हैं कहीं जो गैस बुझाने में, आग बुझाने में हेल्पफुल हो। सोचिए जरा इसे। चलिए अब हम आते हैं इस अभिक्रिया को लिखने। एक तो मैंने बताया था व्याख्यान विधि है भाई। व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि ये होती है जिसमें हम व्याख्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा खाने का सोडा डालते हैं, खाने का सोडा डालने के बाद उसके अंदर सिरका डालते हैं, सिरका डालने के बाद उनके अंदर से एक गैस निकलती है जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये एक लंबा तरीका है भाई, कोई शॉर्ट तरीका होना चाहिए। अब शॉर्ट तरीका क्या है? अब शॉर्ट तरीका तो एक और आया है कि भाई ठीक है, ये हमने लिया खाने का सोडा, खाने का या बेकिंग सोडा है ना, कुछ भी लिखे आप, बेकिंग सोडा हमने लिया और इसमें किसको मिलाया, किसको ऐड किया? ऐड, अच्छा जोड़ा, यानी कि ऐड करने का ऐड का चिन्ह लगाया। हमने मिलाया इसमें सिरका और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक पदार्थ तो इसके अंदर ही रहा और एक CO2 निकली है। अब जो बाद के पदार्थ हैं, क्योंकि समीकरण मैंने बताया था थोड़ी जटिल है, तो वो आप सोचेंगे आप केवल एक गैस के बारे में जानेंगे। प्लस यहां क्या है, हालांकि मैं बता सकता हूं इसमें क्या है। इसमें सोडियम एसीटेट है, पानी है और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यानी इस विधि से मैंने लिखा व्याख्यान विधि। एक छोटा उदाहरण लेके चलता हूं मैं, ये मैंने इसलिए जोड़ा था यहां पर क्योंकि आपके जहन में बात यही आई होगी भाई इसे कैसे लिखा जाए। तो इसे जब हम लिखेंगे तो जो पदार्थ बनेगा वो ये, लेकिन चूंकि मैं आपको एक छोटे उदाहरण से लेकर इसे समझाना चाहता हूं तो उस उदाहरण से समझिए इसे और फिर हम इसे आगे देखेंगे। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो एक काले रंग का पदार्थ बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है एक पदार्थ जिसका नाम हमने बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब भाई ये है शब्द समीकरण, हमने शब्दों में लिख दी ये बात। अब शब्दों में लिखने के लिए देखिए, ये वो पदार्थ हैं जिसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, यानी आपस में क्रिया किया। ऐसे पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। तो ये हुए कौन? अभिकारक। और जितने भी अभिकारक होते हैं जो क्रिया करते हैं उन्हें आपस में प्लस के चिन्ह के द्वारा जोड़ते चले जाते हैं। उन्हें हम बाईं ओर लेते हैं, फिर हम एक तीर का चिन्ह बनाते हैं और तीर के चिन्ह के बाद जो पदार्थ बने हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। और उन्हें लिखा हमने तीर के दाईं ओर। और जितने भी उत्पाद बने, एक बने, दो बने, अनेक बने, उन्हें भी हम प्लस के चिन्ह के द्वारा लिखते चले जाते हैं। ठीक, अब मैं पंखा ऑन कर दूं जरा। ठीक है भाई, तो ये शब्द रूप है। अब शब्द रूप भी एक लेंथी प्रोसेस लगता है, ज्यादा लिखना पड़ता है भाई। तो क्या और भी सरल रूप हो सकता है? अब आपने देखा, पढ़ा है कक्षा 9th में कि भाई तत्वों को, यौगिकों को संकेत और सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
तो वही चीज हम यहाँ प्रयोग करते हैं, यहाँ लेते हैं कि भाई हम इन्हें शब्द रूप में ना लिख के जो इनके सूत्र हैं उस रूप में लिखते हैं। अब बात आती है समीकरण को लिखने के लिए आपको क्या याद होने चाहिए? सूत्र याद होने चाहिए तत्वों के। अब 116 से ज्यादा तत्व ज्ञात हो चुके हैं और आप जानते हैं कि तत्वों को व्यक्त करने के लिए 9th में पढ़ा है आपने, संकेत होते हैं। उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसे कैपिटल से लिखते हैं। अगर एक ही अक्षर से ज्यादा तत्व शुरू हो रहे हैं तो उसके साथ दूसरा शब्द भी लिख देते हैं, उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बात आपने पढ़ी है, तो वही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि भाई इन्हें सूत्रों के द्वारा लिखा जाए। अब तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक बना लेते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो यौगिकों के सूत्र बनाना भी आप कक्षा 9th में सीखे हो, तो उन का ही प्रयोग यहाँ पर होगा। मैं समझता हूं आप सभी को वो सूत्र याद हो। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ भूल रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसे एक बार रिमाइंड कर लें, रिफ्रेश कर लें उन सूत्रों को, तो आपको केमिस्ट्री में और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में बहुत आसान लगेगा और आप बहुत समझेंगे कि आप कितनी आसानी से इन केमिस्ट्री को कर पा रहे हैं। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात? तो आपको सूत्र याद रखने हैं, वो तत्वों के संकेत याद रखने हैं और यौगिकों के सूत्र को बनाना भी सीखना है। आप सीखे हो 9th में। चलिए, तो अब यहां पर मैग्नीशियम का संकेत होता है क्या? Mg। M मैंने लिखा है कैपिटल से और G लिखा है स्मॉल से, प्लस ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है ये वायुमंडल से ले रहे हैं जब हम, और ये होती है अणु अवस्था में, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र नहीं रहते, वो मिलकर अणु बना लेते हैं, तो O2 का अणु बन जाता है और इसने बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया MgO। अब आपके पास एक समस्या आई है मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र की, जी MgO क्यों, MgO2 क्यों नहीं लिख रहे हैं हमसे? हम इसके स्थान पर MgO2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, है ना? तो मैंने बताया था कि ये है वो बात जो आपको यौगिक बनाने के लिए आनी चाहिए। देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना है? कितना है? 8, तो 2,6। अब देखिए, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण करना चाहता है या अपने से निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास लेना चाहता है। आप इसे समझिए, अष्टक पूर्ण करना चाहता है। ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, लेकिन समस्या है, इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर नीड की बात करें, और इसे 2 चाहिए। अब एक और देखिए, अब दूसरी स्थिति भी है, इसे 6 को ही नहीं देने से, ये दोनों संपर्क में आए हैं, अगर ये अपनी बाहरी कक्षा में से इन 2 को निकाल दे तब बाहरी कक्षा बन जाएगी ये, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये काम ज्यादा सरल है। तो मैग्नीशियम क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो Mg और ये O, ये 2,8 और ये भी 2,8। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इसे, तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, और आकर्षण बल के द्वारा ये यौगिक बन जाता है MgO। तो ऐसे MgO आया है। तो ये कक्षा 9th में आपने सीखा है, तो ये यौगिकों को बनाना आपको एक बार मैंने कहा है, एक बार और सीखेगा, इन्हें करने में आपको सही लगेगा। चलिए, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो रूप आया है, इस रूप को हमने क्या कहा है? सूत्र समीकरण। और इन सूत्र समीकरणों को ही स्टूडेंट्स रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या हुई? तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उस रासायनिक
अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्रों और संकेतों के द्वारा व्यक्त कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, रासायनिक समीकरण। और इससे हमें काफी सुविधा होगी। जो हम इतना तामझाम लिख रहे थे उससे सारे झंझट से बच जाएंगे और संक्षेप में रूप में हम ये बात बता देंगे। जैसे मैंने अभी एसिटिक एसिड वाली बात आपको बताई थी। एसिटिक एसिड यानी सिरके का सूत्र है CH3COH और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो बने CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, यानी ये चीज बने। इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने भी आपको कराया था, है ना। तो जब इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने भाग लिया तो CH3COH डाला, इसमें NaHCO3 डाला, ये दोनों अभिकारक हुए। ठीक, उसके बाद CH3COONA, अब तो इसमें से गैस निकल रही, तो ये CH3COONA और पानी इसके अंदर है मौजूद, और CO2 वो बुलबुलों के रूप में उड़ गई, CO2 बुलबुलों के रूप में उड़ गई। तो मैंने इस पूरी क्रिया को देखा ना, एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से व्यक्त कर दिया। ये थोड़ी सी अभी जटिल लग सकती है, लेकिन मैंने ये क्रिया हुई थी तो आपके साथ शेयर की है। चलिए हम और थोड़ी सरल से फिर जटिलता की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा, जब जस्ते के ऊपर, जस्ता धातु के ऊपर जिंक तनु सल्फ्यूरिकम का सूत्र H2SO4, अभी तनु शब्द भी यूज किया मैंने, ना, तो तनु और सांद्र, भाई जब किसी अम्ल में अपेक्षाकृत पानी ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो तनु मात्रा बन जाती है, और जब पानी कम मात्रा में हो तो उसकी सांद्र अवस्था होती है किसी का भी। तो जब हम H2SO4 डालेंगे तो हमारे पास बन रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H। ये हमारी रासायनिक समीकरण लिखी हुई है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण में मैंने बताया कि अभिकारकों को हम बाईं ओर, बीच में तीर का चिन्ह, उत्पादकों को दाईं। इसके अलावा और क्या करते हैं हम, और हमें क्या करना होता है, इनके बीच में प्लस के चिन्ह के द्वारा अलग करते चले जाते हैं। भौतिक अवस्थाएं इनकी लिखते हैं और ज्यादा, जैसे Zn है सॉलिड अवस्था में S सॉलिड, H2SO4 एक्वस, जिंक सल्फेट ये भी एक्वस रूप में मिलता है, और ये गैस रूप में मिलता है। गैस रूप के लिए या तो G लिखते हैं या तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगा देते हैं। ये बात आप मैं बता रहा हूँ, ये भौतिक अवस्थाएं उनकी लिख देते हैं और जानकारी इसके अंदर जोड़ देते हैं। और जानकारी भी जोड़ देते हैं, यदि हम कहीं उष्मा, ताप, दाब में कोई परिवर्तन करते हैं तो उन सब चीजों को हम इस तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं कि भाई इतना ताप, है ना। जैसे C2H4 प्लस हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, एक निकेल चून इसमें डाला और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे गर्म किया और हमें C2H6 मिल गया। ये सूत्र भी आपको नहीं लग सकते, ठीक है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। निकेल चून और 250 डिग्री सेंटीग्रेड की उपलब्धि में हुआ ये क्लीन हाइड्रोजन गैस एथेन हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो ये भी हम रासायनिक समीकरण के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी पूर्ण रासायनिक समीकरण बनती है। केवल एक चीज इसमें बचती है, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आइए सीखेंगे अब हम कि भाई ये जो हमने रासायनिक समीकरण लिखी है, तो हमें पता लग गया कि जब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें संकेतों के रूप में लिख दो, अभिकारकों को आपस में जोड़ दो, तीर का चिन्ह लगा दो, तीर के चिन्ह से आगे उत्पादकों को लिख दो सूत्रों के द्वारा ही, और उनकी भौतिक अवस्थाएं भी उनके साथ हम लिख दे, तो क्या ये रासायनिक समीकरण मुकम्मल हो जाती है? नहीं, इसमें एक चीज बचती है, वो है इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो चलिए अब हम सीखेंगे इन रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है।
ठीक है। दो रासायनिक समीकरण मैं ले रहा हूं, पहले उनसे हल करके बताऊंगा, फिर थोड़ी सी जटिलता की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो यही Mg प्लस O2 तीर का चेन MgO। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है तो सबसे पहले तो जिस रूप में समीकरण दी हुई है हम बॉक्स विधि का यूज कर सकते हैं। बॉक्स विधि आप शुरू में लगाएंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस आपको होती चली जाएगी आपको फिर बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम बॉक्स लगा, बॉक्स क्यों लगाए हमने? बॉक्स इसलिए लगाए हैं कि भाई अब हम इसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के अंदर जो भी लिखना है बाहर लिखेंगे शुरू में। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो ये रासायनिक समीकरणों पर भी लागू होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं पर भी लागू होता है। जो अभिकारक हैं उनका कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब चूंकि अभिकारक या उत्पाद परमाणु से मिलके बने हैं, परमाणु के जो परमाणु भार है उसे हमने एकक माना है, एकक माना है ना, तो उनकी संख्या परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के रूप में लिखा है। तो हम वास्तव में अगर इनकी संख्याओं को बराबर कर देंगे परमाणुओं की तो उसका द्रव्यमान अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें जो पदार्थ है परमाणु है उनके अणुओं की उनकी संख्या बराबर करेंगे। नंबर 1 बार, नंबर 2 बार। क्या इनकी कुछ ट्रिक्स हैं क्या भाई, थोड़ा जल्दी काम हो जाए? हाँ ट्रिक्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो सबसे पहले उसे ही संतुलित करें। दूसरी ट्रिक, दूसरा क्या है? दूसरा हम ये देखते हैं कि यदि कोई यौगिक या आयन समूह पूरा का पूरा अभिकारक में है और पूरा का पूरा उत्पाद में भी आया है तो हम उसे संतुलित कर लें। ठीक, एक ट्रिक ये भी लगाते हैं कुछ समीकरण में कि सबसे पहले हम धातुओं को संतुलित करते हैं, फिर अधातुओं को करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करते हैं, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे लेटर ऑन हम बढ़ेंगे तो हम इस विधा को, इस ट्रिक्स को सीखते चले जाएंगे। तो फिलहाल हम कर रहे हैं कि भाई हम परमाणु की संख्याओं को बराबर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिए और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो हम जो भी परिवर्तन करेंगे शुरू में करेंगे। ऑक्सीजन के 2 करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 2 होंगे। चलिए ऑक्सीजन 2 हो, ऑक्सीजन तो 2 हुए लेकिन उनके साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब मैग्नीशियम चूंकि 2 हो गए तो मुझे मैग्नीशियम भी 2 करने हैं, तो मुझे मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 करने हैं। अब देखिए मैग्नीशियम के 2 परमाणु, 2 परमाणु इधर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, 2 परमाणु इधर, समीकरण हुई संतुलित, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हुआ उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के, या अभिकारकों के परमाणु की कुल संख्या उत्पादकों के परमाणु की कुल संख्या के बराबर हो गई, यानी कि समीकरण संतुलित हो गई। इज दैट क्लियर? चलिए एक Fe3O4, Fe2O3 वाला Fe3O4 बनना है यहाँ पर। Fe3 है, Fe कितने? 3, तो इधर कितना? 1, तो हमें 3 करेंगे। क्लियर? अब Fe3 हो गए। ऑक्सीजन हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं? 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो 4 करने के लिए भाई हम क्या करें? 4 से यहाँ करना पड़ेगा। Fe3 इधर, Fe3 इधर, ऑक्सीजन 4 इधर, ऑक्सीजन 4 इधर, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4 गुनी 8, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हमें इसे भी कितना करना पड़ेगा? 8, और 8 करने के लिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से। तो हमारी समीकरण हुई संतुलित।
तो इस प्रकार से समीकरणें संतुलित होती है। चलिए, समीकरण संतुलित हमने करना सीखा है। अब जल्दी से कुछ समीकरण लिखिए जिन्हें आपको संतुलित करना है। H2 प्लस O2 बना रहे हैं H2O, N2 प्लस H2 बना रहे हैं NH3। तीसरी समीकरण और लिखिए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, चौथी CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2। तो इन समीकरणों को स्टूडेंट्स कीजिएगा संतुलित और फिर देखिएगा आपने जो आज सीखा है एक टेस्ट करके देखिएगा है कि भाई ये ग्रह कार्य मानिए से या मानिए कि जो हमने सीखा है उसकी एक टेस्टिंग कर लें, उसे कीजिएगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।